सदर इमरान खान साहब को पजीराई मुल्क के अंदर मिल रही है। पूरी इंटरनेशनल दुनिया कह रही है कि ये आदमी अल्लाह के बाद एक बड़ा आदमी है, जिसने कायद के बाद एक पीस मेकिंग का एक जस्टिस शो किया। मैं इमरान खान साहब की तरफ से उनकी हुकूमत के साथ बताना चाहता हूँ कि हम हर वक्त आपके साथ खड़े, आपकी माँ बहन बेटियों को हम अपनी माँ बहन बेटियाँ समझते हैं, आपकी कुर्बानियों को सराहते हैं और पाकिस्तान को हम सब साथ लेके चलेंगे। जब भी ऐसी वक्त आएगा हम आपके साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के करेंगे। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ कि मुझे अगर एक दिन का नोटिस देगा और वो भी जेल से मुजरिम आएगा या मुलजिम कह ले उसका, वो आके सवाल जवाब करेगा और हीरो बन के कहेगा ये भी हमने किया वो भी हमने किया। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने में नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं। इससे मैंने मुनासिब जवाब भी कोई और आपकी तरफ से जवाब भी नहीं देता है, माइक में डाल दूंगा। नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। मोन्टाज से आपको समझ में आ गया होगा कि आज सबसे पहले किसका केक कटने वाला है। अनफॉर्चुनेटली इस मरतबा फिर एक इंतहाई अहम मौजू को थोड़ी देर के लिए मैं मौकूफ़ करके फैसल वावडा साहब की नज़र उतारना चाहूँगा। फैसल वावडा को देख करके मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि अब वजारत के लिए किसी किस्म के मेरिट की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी आज सुबह ही मैं किसी से कह रहा था कि जो वज़रा की मौजूदा खेप है मोस्टली, उसमें अपने आप को मैं देख करके जब अपने आप को सबसे ज़्यादा स्मार्ट पाता हूँ तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर बसजूद हो जाता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मौजूदा हुकूमती वज़रा से कहीं ज़्यादा इंटेलेक्ट अता किया कि मैं इस लेवल की हिमाकतें या विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जहालतें नहीं करता कि जिस लेवल के ये लोग कर रहे होते हैं। मैं इन फौजियों की आला ज़रफ़ी पर भी बहुत हैरान हूँ कि जिन्होंने फैसल वावडा ने जिनको दबोचे रखा था और जिनको फैसल वावडा की बातों से गुस्सा नहीं आया, वरना मैं उनकी जगह होता तो मेरे ख्याल है उस बंदूक का सही इस्तेमाल मैं उस वक्त करता जब वो भारतीय जो है वो सुबकी का क्रेडिट खुद ले जाने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ फैसल वावडा साहब ने जिसको कहते हैं सोने पे सुहागा, अब इन्होंने जोश खिताबत में वो प्रोडक्शन की जुबान में भंड मारा है जिसकी कोई तलाफी नहीं और हस्बे रिवायत एक मरतबा फिर माफ़ीनामा जमा करा दिया। उन्होंने बताया इल्ला माज़ल्ला तौबा इस्तग़फ़ार। खान साहब भी यकीनन उसके बाद 2 नफिल उन्होंने सलातुत तौबा के पढ़े होंगे। ये फरमाते हैं फैसल वावडा साहब के अल्लाह मियाँ के बाद वाहिद हस्ती इनके लिए इमरान खान हैं। अब आप बताइए, यानी जब नौकरी पक्की करने के लिए खुशामद को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया जाए, उस दौर में लोगों की जिंदगियां, हमारी मईशत, हमारा मुल्क कैसे महफूज रह सकता है जब तक इस किस्म के वज़रा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चने की झाड़ पर चढ़ा के, वो तो शुक्र परवरदिगार का वज़ीर आज़म मौसूफ की मैं अक्ल को, उनकी इंटेलेक्ट को दाद देता हूं कि जो उनके ऊपर एक और यॉर्कर या बाउंसर ट्राई किया गया था नोबेल इनाम वाला, वो उस झांसे में नहीं आए। ही प्लेड इट रियली वेल। उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि वाकई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तालीम खान साहब को इन लोगों से बचा ले जाएगी, वरना जो हरकत हुई थी, कोई भी होता खुशामद के इन झटकों से ऐन गैन आराम से हो सकता था। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का निहायत साहिब तबसरा पढ़ के तबीयत खुश हुई कि मैं खुद को अमन के नोबेल इनाम का मुस्तहिक नहीं समझता। ये ताज, ये सेहरा सिर्फ उसके सर पे सजना चाहिए जो मसला कश्मीर को हल करा सके। उसके बावजूद खान साहब, मैं आपकी ज़ब्त, आपके तहम्मुल, आपकी बर्दाश्त और आपकी दूरअंदेशी को सलाम तहसीन पेश करता हूँ कि इतने चुनिंदा इन्वर्टेड कॉमाज में लोगों की मायत में भी आप ना सिर्फ अपने ब्लड प्रेशर को काबू में रखते हैं, बल्कि आप वो सब कुछ करने की जो आप मुझे बताते रहते हैं, हमारी कौम को बताते रहते हैं, सही में भी अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। क्योंकि इंसान जब भी डसा गया है वो करीब से ही डसा गया है। मुसलमानों की तो कम अज़ कम ये तारीख है। टीपू सुल्तान का आपने हवाला दिया था, टीपू सुल्तान को भी दाएं बाएं से ही डसा गया था। अल्लाह करे कि परवरदिगार आलम आप पर वो वक्त कभी भी ना आए। मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रमेश कुमार साहब, ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक से, बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी फरमाएंगे, और निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे शो में मौजूद हैं। अपने तीनों मौजूद मेहमानों की आमद पर, उनके शो में शिरकत पर मैं उन तमाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर रमेश कुमार साहब, सर इंडिया पाकिस्तान पर भी बात करेंगे क्योंकि आप हमारे हाथ लगे हैं, लेकिन सबसे पहले सर नज़र उतारते चले फैसल वावडा की। ये जो कंटिन्यू इन्होंने ठेका ले रखा है कि मेरे प्रोग्राम का इंट्रो ये खा जाएंगे और मैं इनकी नज़र उतारा करूंगा, उसके बाद फिर कोई बात करेंगे। अब आवाज़ नहीं आ रही, मुझे कोई आपका आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है।
मैंने आपके प्रोड्यूसर को कहा है कि मेरे नंबर पे रिंग कर लो, आपके फ़ोन ही सही नहीं है, तो इस वजह से आप दूसरे गेस्ट से होके आ जाएं, उसको बोलो मेरे नंबर पे रिंग करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आपने बोला क्या है। राइट सर, मैं इस जहमत के लिए माजरत ख्वाह। प्रोड्यूसर साहब आप जरा देखिए। सर बहरमन तंगी साहब, आप यूं समझिए कि अल्लाह ताला ने यह सवाल आपके दामन में डाल दिया है, अब आपका जवाब क्या होगा हुजूर? थैंक यू नूरुल आरिफीन साहब। मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की मद में हो, चाहे वो इकॉनमी में हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस में हो, चाहे उसकी नाअहल ना समझ ना लायक वज़रा की स्टेटमेंट से हो, चाहे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो, ये 7-8 महीनों में आपने इनकी मुख्तलिफ वज़रा की स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वक्तन फ़वक्तन देख कर और सुने आवाम ने, जिसमें हर 24, 42 और 72 घंटों में ऐसे कुछ शोशे छोड़ रहे हैं कि फिर हम बैठ के उन पे टॉक शोज करते हैं, उन पे स्टेटमेंट देते हैं, उन पे बातें करते हैं, और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की जो तबाही है, जो आज गरीब 2 वक्त के बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते हैं, हमने उन तमाम इश्यूज पे डाइवर्ट करके हमने वाडा के हम चौधरी ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनकी, चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनकी स्टेटमेंट पे हम टॉक शोज करते हैं। लेकिन मैं आता हूं वाडा की इस स्टेटमेंट पर, नाउजुबिल्लाह मैं समझता हूं कि आज सेनेट में भी उनके एक सेनेटर खड़े होकर कहा कि भाई उसने माफी मांग ली। खुदा का खौफ करे, मतलब कि आज जो कुछ हो रहा है, एक फेडरल मिनिस्टर खड़े होकर उसको नोबेल इनाम देने की नाकाम कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ एक फेडरल मिनिस्टर खड़े होकर उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मैं कहना नहीं चाहता हूं। नाउजुबिल्लाह, हम गुनाहगार होते हैं, लेकिन इनको होश अभी तक नहीं आए हैं कि हम उस पीएम के बारे में, जिस पीएम को पायलट के बदले में लाशें मिल रही हैं, जिस पीएम ने दुरुस्त है। सेनेटर साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, यहाँ रमेश कुमार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, हुजूर आपकी इजाजत से। रमेश कुमार साहब सर ये मुझे बताइएगा, सर फैसल वावडा साहब का नंबर अगर आपके पास है या आपकी कोई जाती याद अल्लाह है, कोई अलैक सलैक है, सर प्लीज पाकिस्तानी कौम पर एक एहसान कीजिए, इनसे दरखास्त कीजिए कि ये भंड मारने का सिलसिला बंद करें, और अब तो जिस लेवल की हरकतें ये कर रहे हैं, मुझे डर है कि खुदा ना खास्ता इनके खिलाफ कोई फतवा ना आ जाए और उसके बाद फिर ये किसी बंकर में पना लेंगे। इनसे कहें कि ये स्पीड को अपनी कंट्रोल करें सर। यार मुझे समझ में नहीं आता है कि आप कैसे, आपके पीटीसीएल सही नहीं है क्या? आई लव दिस टेक्निकल प्रॉब्लम। भाई टेक्निकल वालों जरा देख लो यार। निहाल हाशमी साहब सर, मुझे लगता है रमेश कुमार साहब का सिर्फ हम चेहरा ही देख पाएंगे, उनकी बातों से मुस्तफीद होना हमारे नाजरीन की इस वक्त किस्मत में नहीं है। सर ये फुल टॉस आपके दामन में डालता हूं। राना सनाउल्लाह साहब का एक इरशाद था, इल्ला माज़अल्लाह, फरमाते हैं कि मियां साहब के इस्तकबाल के लिए जाना हज से बड़ा काम है, माज़अल्लाह। उसके बाद राना सनाउल्लाह को पीछे छोड़ दिया आज फैसल वावडा ने। सर कोई भी लीडर, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान, उसने कभी भी ये तो नहीं चाहा होगा, मेरे ख्याल है, कि उसके लोग उसकी इस तरह से चमचागिरी करें। उसके बावजूद अगर की जाए तो किन अल्फाज में आप मजम्मत करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफिन साहब, सिर्फ मैंने राना सनाउल्लाह का जिक्र सुना, उसके बाद आपके प्यारे प्यारे आवाज़ से मैं बिल्कुल महरूम है। आपके आवाज़ एक भी लफ्ज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? ये बात तो बिल्कुल सही है भाई। टेक्निकल वालों, मेरी आवाज़ किसी को तो सुनवाओ इस मुल्क में। सर राना सनाउल्लाह के अब आप मुझे सुन सकते हैं? सुन रहा हूं आपको नूरुल आरिफीन। आप प्लीज अपने वक्फा ले लें प्लीज। आरिफीन निहाल हाशमी साहब की आवाज जरा सही करें, अल्लाह का खौफ करो यार। रमेश साहब सर ये मुझे बताइएगा, ये बार बार मुझे फैसल वावडा पे प्रोग्राम करना पड़ता है, पाक इंडिया पे बात करूं या फैसल वावडा पे? मैं कंफ्यूज हूं। फैसल वावडा को समझाने का कोई जरिया आपके पास है? देखिए, मैं तो हमेशा पहले भी ये बात कर चुका हूं, और आपको पता है जब असेंबली के अंदर हमारी हुकूमत बनने जा रही थी, तब भी मैंने तो पहली पार्लियामेंट्री मीटिंग में मैंने खान साहब को कहा था, मैंने कहा मैं एथिक्स के ऊपर
स्टाफ कॉलेज में ब्यूरोक्रेट्स को लेक्चर देता हूं, मगर मैं समझता हूं नए पार्लियामेंटेरियन है और मुझे कम से कम हफ्ते में 1 घंटा मैं लोगों को लेक्चर दूं। अब आप ये सेंसिटिव मैटर होते हैं। अब खुदा के बाद जो आज इसने जो बात की है, जिसके ऊपर आज असेंबली के अंदर भी शोर मचा रहा, मुझे ये बताएं कि खुदा के बाद जो है वो कितने पैगंबर, 1,24,000 के करीब पैगंबर आए, कितने खलीफे हुए, कितने जो है सरमस जैसे लोग बैठे हुए हैं। और ऐसी बात करना, फिर इन चीज़ों को, फिर पहले बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मुल्क के अंदर मसले मसाइल हैं, असेंबली के मसले मसाइल हैं, इन चीज़ों की ऐसी बात करने की क्या ज़रूरत थी कि इन इश्यूज़ के ऊपर। और मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये गलत चीज़ें हैं। और कम से कम रिलीजियस बातें जो हमारे मजहबी किताब हैं और पैगम्बरान हैं, उनके हवाले से तो कभी भी सियासत के अंदर बात नहीं करनी चाहिए। मैं माजी में भी कहता था, आज भी कहता हूँ, क्योंकि हर बंदे की अपनी एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है। आज फयाज़ चौहान ने जो बात की है वो भी उसने गलत बात की है। या इवन मैंने तो आज देखे ना, मैंने तो फवाद को भी मैंने कहा यार ये नो बिल ना ये वो नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मुल्क के अंदर हमारे जो मसले मसाले, हमें उन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो देखो खरा और सही तरीके से बोलता हूँ और मैं समझता हूँ हर पार्लियामेंटेरियन को, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो, अपना फर्ज जो है निभाना चाहिए, सही इश्यूज के ऊपर बात होनी चाहिए। सर वो अनफॉर्चुनेटली सारा टाइम तो टेक्निकल की नजर हो गया। यहाँ थोड़ा सा वक्फा लीजिएगा, इंशाल्लाह वक्फे के बाद अल्लाह तो अफाका जरूर होगा और वक्फे के बाद हम अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गुफ्तगू तो यकीनन कर पाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है निहाल हाशमी साहब। सर ये मुझे बताइएगा कि इस एक सीरियस माहौल में परवेज रशीद साहब ने पब्लिक को एंटरटेन फरमाया अपने एक बयान के जरिए। फरमाते हैं इमरान खान ने भारतीय पायलट को अमरीकी डिक्टेशन पर रिहा किया। सर पूछने वाले ये पूछते हैं कि तो फिर कारगिल से दस्तबरदारी क्या बिल क्लिंटन के कहने पर नहीं हुई थी? क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये परवेज रशीद साहब ने नहीं कहा है, आपके मुख्तलिफ जरायद में, मीडिया में ये चीज़ आ चुका है, सोशल मीडिया में, तो उसे शायद परवेज रशीद साहब ने रिपीट किया होगा। जहाँ तक आप कारगिल वाली वाक़या कहा अमेरिका, तो ये तारीख गवाह है कि जब कारगिल के वाक़या में मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म जब अमेरिका गए थे, तो उनको सी ऑफ करने वालों में आपने देखा होगा कि जहाज़ के सीढ़ी के पास जो सी ऑफ कर रहे थे और जिन लोगों से उनकी गुफ्त शनीद और बातचीत हो रही थी, उनमें उस वक्त के सिपा सालार भी थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब परवेज मुशर्रफ साहब भी उनको अलविदा कहने वाले में थे। और पूरी उनको किन लोगों ने भेजा, ये तारीख का एक बड़ा हिस्सा है। तो एक कौम का लीडर जब अपनी कौम की नुमाइंदगी करने जाता है तो यकीनन उसको उस बात का एहसास होता है। तो अगर वो कारगिल के हवाले से गए थे तो पूरी जो आपकी दिफाई अफवाज की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो उसके साथ थी, और इन दोनों का कोई मुआवजा नहीं है। आपको शायद याद हो कि कारगिल के महाज पे भी कुछ लोग तारीख को मस्त कर देते हैं। कारगिल के 71 के बाद कोई जहाज़ पाकिस्तान में नहीं आया। कारगिल के वक्त भी पाकिस्तानी के अंदर हुदूद में भारतीय जहाज़ आया था, जिसे पाकिस्तान के हवाबाजों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मार गिराया था, और उसमें से 2 पायलट जो थे वो इस सरजमीन पे एक मुर्दा हालत में था और एक जिंदा हालत में थे। और वो जो जिंदा हालत में पायलट था, गालिबन विक्रम नाम था उसका, उससे 8 दिन तक पाकिस्तान के कैद में रखा मोहम्मद नवाज शरीफ ने। कोई टेलीफोन कॉल पे उसे वापस नहीं किया गया था। और 8 दिन के बाद जब बाकायदा भारत ने इसकी दरख्वास्त की, उसके बाद हम ये नहीं कहते हैं कि आपको अभिनंदन को नहीं छोड़ना था, मगर एक प्रोटोकॉल है, जेनेवा कन्वेंशन के तहत आप उसको रखते हैं, उसको सारी पजीराई करते हैं, उसको छोड़ते भी हैं, आप रोक नहीं सकते जेनेवा। और हम एक पीस लविंग कंट्री है और हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि जंगी कैदियों के साथ हमें क्या रवैया और क्या बर्ताव करना चाहिए। तो ये 2 वाकयात का आपस में मिलाप कोई रेलेवेंस नहीं है। गॉट योर पॉइंट सर। यहाँ मुझे बैरमन तंगी साहब के सब्र को आजमाना पड़ेगा। रिलेवेंस इसलिए नहीं है। सुन आरफिन भाई, लेट मी फिनिश सर, प्लीज प्लीज।
अगर आप ये कहते कि उन्होंने 8 दिन क्यों रख लिया और इन्होंने 1 दिन में क्यों छोड़ दिया, और फिर एक और छोड़े ज़रूर, आप जब कौमी असम्बली से खिताब कर रहे हैं तो पहले लेट द हाउस कंप्लीट इट्स एजेंडा। पहली अगर आप उससे छोड़ देने की बात करते हैं तो फिर ये कंसेंसस से नहीं होता है। अगर सारे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से आप हाथ नहीं मिलाते, आप सबको बैठ के पहले सुनते कि मुख्तलिफ जमात क्या करे, और सारे लोग पाकिस्तान के नाम और इसकी सलामती के लिए और इसकी दिफा के लिए हम हमारे आपस से इख्तिलाफ हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान पे हम कुर्बान हैं। पाकिस्तान के साथ खड़े, आप एक सिपाही एक जवान के साथ खड़े, हमारा इफ्तिखार है। थोड़ा तवक्कुफ फरमाइएगा। बैरमन तंगी साहब, सर बिलावल भुट्टो साहब ने भी कौम को मजीद आगे ले जाने की बात की। उन्होंने कहा है कि हुक्मरानों ख्वाब गफलत से जागो। मेरा ख्याल है कि एक टाइमली वेकअप कॉल उन्होंने दी है जो एक लीडर की बनती भी है। फरमा रहे हैं नोबेल इनाम छोड़ो, बलूचिस्तान के अवाम को देखो। इधर थर में अवाम का रो रो के सदमे से बुरा हाल है। वो सोच रहे हैं कि हमें क्यों नहीं देख रहे बिलावल भुट्टो, ये बलूचिस्तान के अवाम का गम काहे को उन्हें खाया जा रहा है। देखिए आरिफीन साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात की और कुर्बानी देने वाली जमात के चेयरमैन हैं, जो अपनी वालदा और अपनी नाना की सियासत को आगे ले जा रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान की किसी भी सूबे में, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबे की एक नुमाइंदा जमात है, तो अगर बलूचिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू फ्लड, वहाँ पर लोग मर गए हैं, वहाँ पर लोग बेघर हो चुके हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के अवाम के लिए बात की, तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मॉरल, प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान और पाकिस्तान से में रहने वाले लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। जहाँ तक आप तर की बात करते हैं, तो देखें मेरी बात सुने, मैं आरिफीन साहब आपको दावत देता हूं और ऐसा करते हैं कि कुछ आप जैसे दूरंदेश और अच्छे बोलने वाले साथी चलते हैं, जाते हैं, वहां पर देखेंगे। लेकिन अगर तर में बच्चों की अमवात पे या उनकी प्रॉब्लम पे, तो सिर्फ तर नहीं है, पाकिस्तान के जिस कोने में भी कोई प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां एड्रेस करते हैं और उस पर बात करते हैं, और हम जिम्मेदारी भी लेते हैं और जिम्मेदारी याद दिलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आरिफीन साहब, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम पॉलिटिकल स्कोरिंग से बाहर निकले। पाकिस्तान हालत जंग में है, और इस हालत जंग में हम कभी नोबेल इनाम के बारे में, कभी हम दूसरे अलकाबात के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हट के एक बात दिलाना चाहता हूं कि उस दिन पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी में हमारे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने जाना पसंद नहीं किया, और फिर जॉइंट सेशन में आते ही उसने अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाया। तो मैं समझता हूं कि इन पे बात होनी चाहिए, ताकि पीएम सर आपने यकीन जानिए मेरे मुंह की बात छीन कर, और आपने अपने आप को इनाम का मुस्तहिक जो है वो कर लिया है। ये डीप फ्रीजर इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद आप तक पहुंच जाएगा। रमेश कुमार साहब से आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। रमेश कुमार साहब, सर ये मुझे बताइए, फवाद चौधरी साहब ने आज ये बात तो की है कि इंडिया से 9 मिसाइल हमलों की या 6 मिसाइल हमलों की मुबैना इत्तलात थी। इसी वजह से वज़ीर आज़म कुछ अहम नौइयत की सरगर्मियों में थे और वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में ना जा सके। सर इंडिया से निमटने के लिए तो हमारे पाक फ़ज़ाइया भी थी, प्लस फैसल वावडा भी थे, और उनकी साथ के लिए मैं कहता हूं कि अगर शहरियार आफरीदी हो जाते तो इंडिया को तो मेरे ख्याल है इंडिया छोड़ के भागना पड़ता। तो फिर वज़ीर आज़म को वहां क्यों इंगेज रखा? वाकई बात तो ठीक है कि वज़ीर आज़म अपोजिशन को लिफ्ट कराते नहीं है, यहाँ वो अभिनंदन करके और उसको निशाने पता नहीं क्या क्या दे के और उसको जूते मार के निकाल दिए सरहद से। उसके बेचारे के गले में आई भी वहां जाकर के उसकी MRI हो रही है। देखें, पहली चीज़ तो ये कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट लीडरान की मीटिंग में आते तो भी खूबसूरती होती, मगर अगर नहीं भी आए हैं उसके अंदर, तो वो पार्लियामेंट्री लीडरान को जो आर्म फोर्सेस ने, हमारी जो फोर्सेस ने जो प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी थी सुबह, वही शाम को उन पार्लियामेंट लीडरान को ब्रीफिंग दे रहे थे, और उसके अंदर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री मौजूद थी। मगर दूसरे दिन जब जॉइंट सेशन हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर ने आके ब्रीफ किया है। एक तो चीज़ ये कि हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे हमारी गलत चीज़ें हैं, जहाँ पे आज अगर आपने इसकी फैसल की बात की, मैं समझता हूँ गलत था। मैं अगर फवाद चौधरी ने अगर नोबेल इनाम की बात की, मैं समझता हूँ ये गलत था। ये चीज़ें, ये टाइम नहीं था ऐसी चीज़ों करने का, उन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करूँगा।
मगर जो चीज़ें सही हैं और उसके ऊपर आप अगर सियासत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने जो गेस्चर दिखाया है और जिस तरीके के मसले को एग्रेशन, इंडियन एग्रेशन को जिस तरीके से मेरे ख्याल में एक नेशनल लेवल के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया है, कश्मीर के इशू को किया है, बहुत अप्रिशिएबल है। जो चीज़ें अप्रिशिएबल है, अपोजिशन को अप्रिशिएबल करनी चाहिए कि इतने टेम्परेचर को डाउन करने में उसका रोल बहुत पॉजिटिव रहा। कभी भी इतना नहीं हुआ कि आपके जितने भी दोस्त ममालिक हैं या इंटरनेशनल कुव्वतें हैं इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया हो और इतनी अच्छी डिप्लोमेसी हुई हो। माजी में ऐसे एग्जाम्पल नहीं मिलते। तो जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं उसको आप अप्रिशिएट करें, जहाँ पे गलत है उसको कम से कम डॉक्टर रमेश पब्लिक के इश्यूज़ के हवाले से आपके साथ कहेगा कि बाबा हाँ यहाँ पे गलत है और ये चीज़ें हमें सही तरीके से लेके दुरुस्त है। सर यहाँ वक्फे पे जाने की कॉल आया ही चाहती है। मैं इस वक्त से जो है वो थोड़ा सा मजीद इस्तेफादा करते हुए निहाल भाई मुख्तसर अल्फाज में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात उन्होंने की है, मैं अभी तक ज़ाती तौर पे नहीं समझ सका कि आपने जो इत्तला भी मुझे दी है, जो इंकशाफ फरमाया कि आपने, हमें आवाज सुनने में नहीं आता है। अच्छा अभी निहाल का पहले जितना भी बोला है मैंने नहीं सुनाया आवाज। सर वो अच्छा ही हो गया। अच्छा निहाल भाई ये मुझे बताइएगा, 8 दिन तक आपने इंडिया के जासूस को, इंडिया के पायलट को पकड़े रखा और उसके बाद फिर आपने इंडिया की फोन कॉल पर जो है वो उसको हवाले किया। यहां आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने वैसे ही सरेंडर कर दिया। यहां मैंने रमेश कुमार साहब से जो बात की है वो मुझे अलग कोई नगमा सुना रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूं सर कि ये पाकिस्तान की जीत उस वक्त हुई थी या आपकी दफा में हुई है। जरा मुख्तसर अल्फाज में अगर आप नक्शा खींचें तो फिर मैं रवाना हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जीत तब भी थी, पाकिस्तान की जीत आज भी और हमेशा। और जहाँ तक रमेश साहब का ताल्लुक है तो उनसे बड़ा नगमा निगार आज कोई नहीं है बर्रे सगीर में। वो काफ़ी अच्छे नगमे सुना रहे और मैं उनका मुकाबला फैसल वाडा और फवाद चौधरी से। मैं आपसे एक बड़ी संजीदा बात करना चाहूँगा कि जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बॉर्डर की इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ पंजाबी मर रहे हैं, वो शायद पाकिस्तानियत की जो चीज़ थी उसकी नफी कर गए। देखिए पाकिस्तान, ये जंग पाकिस्तान का है, ये जंग किसी सूबे का नहीं है। वो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब पर फिर वो जाकर के कोई इस पे एक्शन लेना चाहिए कि वो जाकर के फिर कौमी असेंबली में एक करारदाद जमा करते हैं। भाई चमचागिरी की, चापलूसी की एक हद होती है कि जनाब आपके कौमी असेंबली में करारदाद। और ठीक कहा ये बिलावल साहब ने, देखिए हमारी अफवाज काफी अल्लाह का फजल और करम से बॉर्डर की दिफा के लिए काफी सारी पार्टी में ऐसे लोग मौजूद हैं। काम है कि सैलाब में जो लोग हैं उसको देखे, हुकूमत के ये वजारतें चला लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ फवाद चौधरी और फैसल वाडा जैसे जो मेहरबान है, इनका मुकाबला तो रमेश कुमार साहब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हम जरूर एक बात रिकॉर्ड पे ले आएंगे कि कौम, देखिए ये आला ज़र्फी थी शहबाज शरीफ साहब की के बावजूद उन्होंने हाथ नहीं मिलाया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से। हम पाकिस्तान के सलामती, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की हुर्मत के लिए हुकूमत के जो ये पॉलिसी है कि दिफाए पाकिस्तान, उसमें हम साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह साथ खड़े रहेंगे। मगर अक्ल की नाशुन उन्हें भी लेना चाहिए, इमरान खान साहब को, उनके वज़रा को, कि ये किस किस्म की, ये तो मुझे लगता है कि टॉम एंड जेरी वाली कोई कार्टून के किरदार हैं हमारे वजारतों में। ये अजीब और गरीब, ये या मिस्टर वो एक और होता है बिन, उसका किरदार है कि आप लतीफाबाजी कर रहे हैं। अच्छा निहाल भाई मजे की बात आपको बताऊं, आपको मजे की बात बताता हूं, उसके बाद फिर ब्रेक पे चले जाएंगे। साल पुरानी नहीं है तहरीक, ये कार्टून कैरेक्टर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, चल रही है ये कार्टून कैरेक्टर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह नजरे बस से बचाए, इस तरह के नजरबट्टू आपके दौर में भी थे। लेकिन चूंकि हुक्मरानी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है तो उस वक्त आपको महसूस नहीं हुआ। ताहम इसी एक खूबसूरत मोड़ पर बहरमन तंगी साहब को ब्रेक रखने की नसीहत के साथ हम जाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक पर। वापस आएंगे तो इंशाल्लाह डायरेक्ट जाएंगे बहरमन तंगी साहब के पास। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के अख्तामी लम्हात आन पहुँचे हैं। भारत के जंगी जुनून पर कुछ बात करेंगे। इस हवाले से हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी बहुत तफसीली जिक्र किया था।
इंडिया तक से इस प्रोग्राम की कुछ ख़बरें मुझे सुनाई दी हैं। कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि इंडिया से भी मुझ पर तबर्राबाजी की जाती रही है, तो मैं उन तमाम तबर्रा बरदारों का शुक्रगुजार हूँ और एक मरतबा फिर अपनी उसी रिजिडनेस के लिए मैं भरपूर तौर पर तैयार हूँ उसके मुजाहरे के लिए जो आपको उस शो में नज़र आई। सर तंगी साहब, भारत का जंगी जुनून जो है वो मज़ीद पाकिस्तानी लोगों की, 2 शहरियों की, 2 अफवाज पाकिस्तान के जो है सिपाहियों की जानें ले गया है। एक तरफ ये जंगी जुनून सर चढ़ के बोल रहा है और दूसरी तरफ मैं और आप जो है वो बांसुरी बजाने में लगे हुए हैं अमन की। सर अमन क्या कोई ऐसी फाख्ता है जो यकतरफा तौर पर कायम की जा सके? अगर मेरा सामने वाला, मेरा पड़ोसी वही उसको कायम न करने दे, वो बार बार जारहियत का इर्तिकाब करे, तो कल के बारे में क्या कोई प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं? देखिए रिपीन, मैं आपको एक बात बता दूं कि शुरू से, रोज़ अव्वल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इंक्लूडिंग तमाम अपोजिशन लीडर्स और जमातों ने पार्लियामान में ओथ लेने का फैसला इसलिए किया था कि हम इस हुकूमत का साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात बनी हैं, इन दो मौक़ों पे मैं आपकी तरफ आता हूं कि एक पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी में न जाना और फिर जॉइंट सेशन में आती ही अपोजिशन लीडर्स के साथ हाथ न मिलाना। ये क्या मैसेज दे रहे थे आपके पीएम साहब? आपके पीएम साहब को चाहिए था कि वो पार्लिमानी लीडर्स की कमेटी में भी जाएं, उनको ऑन बोर्ड ले और उनके साथ पायलट देने पर बात करें, और जब सेशन में आ जाए, जॉइंट सेशन में, फिर जब मोदी को 4 दिन मुसलसल फोन करते हैं, उनसे बात करने की नाकाम कोशिश करते हैं, तो होना यह चाहिए था कि मोदी के साथ बात न करे, मोदी को मैसेज देने के लिए आप अपोजिशन के साथ बैठे, पूरी दुनिया को डेलीगेशन भिजवा दे, जिनमें हुकूमत की और जिनमें अपोजिशन के नुमाइंदों को डेलीगेशन के जरिए भिजवा दे, फॉरेन पॉलिसी मजबूत करे, न सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को मैसेज दे दे कि कौम भी मेरे साथ है, इदारे भी मेरे साथ है, मीडिया भी मेरे साथ है, अपोजिशन जमातें भी मेरे साथ है। लेकिन इसने एक दफा फिर पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए अपोजिशन को, मतलब कि इमोशनल बनाने के लिए, कि मैं ऐसा काम करूं कि मैं मीटिंग में न जाऊं, मैं इनके साथ हाथ न मिलाऊं ताकि अपोजिशन मेरा साथ न दे, और मैं दुनिया को यह बताऊं कि पाकिस्तान के इश्यूज पर भी अपोजिशन ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन मैं आज यहां आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल जमातें और 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान की एक इंच के लिए हिफाजत करना जानती भी है, और हमने पहले भी इंडिया को सफारती जंग में भी और जंग में भी हमने उसको शिकस्त दी है। लेकिन आज हम पीएम के लिए नहीं, आज इस मुल्क के लिए हम खड़े हैं फौज के साथ। दुरुस्त है, आपकी बात वाज़ेह हो गई। रमेश कुमार साहब, सर ये मुझे बताइएगा, हमने अभिनंदन को छोड़ा, उन्होंने वहां से एक ताबूत रिलीज कर दिया, और वो भी शाकिरुल्लाह साहब का, और उसके बेचारे के दिल और जिस्म के दीगर आज़ा जो हैं वो बॉडी में मौजूद नहीं है। उसको इस बुरी तरह से चंदे की मार मारी कि वो बेचारा, उसकी खोपड़ी चटक गई। आपके ख्याल में यहाँ से अमन की एक तरफा फाख्ताएं उड़ाना और वहाँ से इंडिया की इस किस्म की ब्रूटैलिटी का मुजाहरा करना, ये मैं मकबूजा कश्मीर की बात नहीं कर रहा, ये हमारे ही लोग हैं, ये हमारे ही अवाम हैं जिन पे चढ़ के हम हुकूमतें कर रहे होते हैं। सर आपके ख्याल में मोदी को टेलीफोन करने की वो सही, क्या वो इस वक्त भी जारी होगी? क्या वो जो अमन की गीत गा रहे थे हम, कि जिस पे हमने अभिनंदन को एक मिसाल बनाया, उसके बाद फिर दीगर बहुत सारी बातें हुई, अमन का नोबेल इनाम एंड ऑल दैट, सर आपके ख्याल में हम यकतरफा तौर पर अमन कायम कैसे कर सकते हैं जबकि इंडिया चाहता ही नहीं है कि अमन कायम हो? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम अमन की अगर बात करते हैं और उनको रिएक्शन दिखा कि आज अगर आपकी न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर अगर नज़र गुजरी हो, मैं वो आज पढ़ रहा था, तो उसके अंदर उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की फ़ौज का जो रिएक्शन है वो और ज़्यादा है। मतलब पाकिस्तान की फ़ौज के पास जो हथियार हैं वो वहाँ पे पुराने एक्सपायर चीज़ें हैं, और यहाँ पे मैं समझता हूँ उसमें हमारी कमज़ोरी नहीं है। दुनिया हमारे पावर को जो है वो समझ रही है, जिस तरीके से 2 जहाज़ गिराए गए। मगर उसके बाद भी अगर हम पीस की बात करते हैं, क्योंकि हमने दुनिया के अगर हिस्ट्री देखी है तो हिस्ट्री फ्रांस जर्मनी की हो या जापान की हो, इवन अमेरिका वियतनाम की हो, कौन सी आपको मैं गिनवाऊं, जहां पे भी देखो तो वो पीस टॉक की तरफ गए हैं।
और वो कभी भी जंग की जो है ना वो कामयाबी नहीं हुई है। हमने उन सारी चीज़ों को देखते हुए अमन की बात की है। मैं समझता हूँ भारत को, मैंने वहाँ पे जब था तब भी मैंने बात की, आज यहाँ पे भी बात की, मगर ये थोड़ा बहुत गुरूर जो इकोनॉमी के ऊपर वहाँ पे है वो भी ठीक हो जाएगा। ये जो रिएक्शन दिखाया गया और वो भी अच्छा हुआ। और दूसरा ये थोड़ा सा जो हमारे ऊपर दुनिया के जो मुख्तलिफ ममालिक है जो उंगली उठाते हैं कालेधन तंजीमों के हवाले से, मैं समझता हूँ कल से उस हवाले से नेशनल एक्शन प्लान में ये सारी चीज़ें एक्शनेबल थी जो एक्शन नहीं हुए थे। अब कम से कम सीरियसली FATF का भी प्रेशर है, GSP प्लस का भी प्रेशर है, अक़वाम मुत्तहिदा का भी प्रेशर है, इंडिया का भी है, और हम खुद भी समझते हैं कि इन चीज़ों को हमें बेहतर करना चाहिए। तो हमने जो एक एक्शन भी नज़र आता है, आज सुबह में डॉन न्यूज़ में पढ़ भी रहा था और थोड़ा बहुत देखा भी है, सुना भी है, थोड़ा बहुत मुझे पता भी है। तो मैं समझता हूँ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये जो आप टेलीफोन को कह रहे हैं कि टेलीफोन मिस जा रहे हैं, अभी तक कोई खान साहब ने डायरेक्ट टेलीफोन नहीं मिलाया। डिप्लोमेसी के जरिए एक ख्वाहिश जरूर जाहिर की है कि मैं इस खित्ते के अंदर अमन के लिए प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर टॉक करके हम अमन की तरफ जा सकते हैं, एक दूसरे के ग्रीवेंसेस को सुन के। निहाल हाशमी साहब, सर ये मुझे बताइएगा कि जिस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, नवाज शरीफ आगे बेहतरी की तरफ जाएंगे। राइट सर। निहाल हाशमी साहब, सर जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी पाकिस्तान अमन का तमन्नाई था, अमन की बातें की जा रही थी, लेकिन इंडिया की तरफ से जो मामलात थे वो ये कि उस वक्त जो चाय फरोश हुक्मरान था वो आज भी बदकिस्मती से बैठा है कुर्सी पर, मूजी, वो भारतीय स्पॉन्सर्ड जो अफगान पार्लियामेंट है उसका इफ्तिताह करके आया, वहां पाकिस्तान के बारे में हजियान बक के आया और यहां आकर के उसने मियां साहब को जप्पी डाल दी। सर मियां साहब ने चले उसका घुटना नहीं मरोड़ा, उसको जो है वो उसके कान नहीं खींचे, उससे कोई तल्ख जुमला नहीं कहा, उससे कोई बात नहीं की कि वो घर आया था। लेकिन सर डिप्लोमेटिकली कोई सारी चीज़ें की जा सकती थी जो मियां साहब ने नहीं की अनफॉर्चुनेटली। सजन जिंदाल नामी मरदूद का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यहाँ आना, उसके बाद फिर अजीत दुअल का वो स्टेटमेंट जो वो बलूचिस्तान में शोरिश पैदा करने के हवाले से, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हवाले से उसका एक बयान है। सर बहुत सारी चीजें थी जो उस वक्त भी नहीं हुई। आज की हुकूमत को इल्जाम देने से पहले अगर हम सोचें कि हमने माजी में क्या किया तो सेट एग्जाम्पल तो कुछ है नहीं हमारे पास। आरफिन साहब, पीटीआई की पार्टी को और हुकूमत को चंदा मांगने की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब वो नोबेल पीस प्राइज भी चंदे के मांग के भाई नोबेल पीस प्राइज जो है वो मांगा नहीं जाता चंदे में, वो दी जाती है आपकी कारकर्दगी। तो इनको सर को खुदा के खौफ करे, चंदा में और नोबेल पीस प्राइज में ये सवाल चना जवाब गंदुम, ये क्या कह रहे हैं? इसी तरह से पीस पे बात कर लेता हूं मैं कि जनाब आप भीख मांग के ना लें, बार बार फोन ना करें। नरेंद्र मोदी को एक पैगाम बहुत बेहतर था कि हमारे अफवाज ने, हमारे एयरफोर्स के हसन सिद्दीकी ने आपकी जहाज गिरा दिया और हमारी कौमी असेंबली में ये देखें, ये आसिफ जरदारी, ये शहबाज शरीफ, ये बिलावल भुट्टो जरदारी, ये सारे लोग एक जगह हैं। वो बल्कि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे USA कारगिल, तो तमाम पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करके गए थे, और जब वाजपेयी को भी बस के जरिए यहां बुलाया गया था तो तमाम लोगों से बाहमी मुशावरत, पूरे असेंबली से बाहर, पार्लियामेंट से बाहर सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया था। जब हल्फ बर्फदारी में भी मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जा रहे थे इंडिया, उस वक्त भी जो स्टेक होल्डर थे पाकिस्तान के, उन सबको ऑन बोर्ड लिया गया था। तो ये एक पैगाम जाता है कि एक ताकतवर वजीर आजम होता है, एक ताकतवर लीडर होता है, और यहां कौम आपके लिए दुआए खैर कर रही होती है। तो हम ये समझते हैं कि जनाब ये आज के जो मामलात हैं इसमें इमरान खान साहब वन मैन शो करना चाहते हैं, और इतनी जल्दी में वो नोबेल के लिए चंदा मांगना शुरू कर दिया। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ चुका, लेकिन हम नोबेल से थोड़ा सा आगे बढ़ गए। बैरमन तंगी साहब, सर बिल्कुल पॉइंट पे आइएगा, मुझे प्रोग्राम को वाइंड अप करना है शार्पली। सर अमन की कुंजी अकेले इमरान खान साहब के पास कैसे आ सकती है, जबकि मोदी खून पीने का तमन्नाई तरीके की बात सुनने के, समझने के लिए तैयार ही नहीं है? मुख्तसर जवाब। देखिए आरिफीन साहब, अभी तक इमरान कंफ्यूज है, अभी तक उसकी टीम और इमरान एक पिच पे नहीं है। वो हमसाया ममालिक के साथ
सिर्फ इंडिया की बात हम न करें, आप अफगानिस्तान को देख लें, आप ईरान को देख लें, आप चाइना को देख लें। ये जो जिस अंदाज से अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप को डाकू, चोर, लुटेरे कहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मैं पॉपुलर बन जाऊं, ऐसा नहीं चलेगा। पीएम साहब को चाहिए कि वो तमाम मुल्क के लिए 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदा पीएम बन के अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें और ये हालत जंग जो है ये नोबल इनाम की तरह न जाए। ये वज़रा की जो इन तकारीर है जो राइट सर, मुझे शार्प क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहरमन तंगी साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच। रमेश कुमार साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लूंगा। सर, मोदी से मिले थे, सुषमा स्वराज को देखा था, सर गुस्सा किस तरह कंट्रोल किया था, बस मुझे 30 सेकंड में अगर आप समझाएं, उसके बाद फिर मैं वाइंड अप की तरफ जाऊं। देखिए, पहली तो ये चीज ये कि बहरमन तंगी साहब को मैं कहूंगा कि चेयर की इज्जत करना सीखें। ये 2002 से ही इल्जाम लगते आ रहे हैं, जो भी इलेक्शन कर जीत के आता है तो उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप किसी की सपोर्ट से आए हो। दूसरी चीज ये कि मैं समझता हूं कि दोनों गवर्नमेंट की तरफ जो है वो पीस चाहते हैं और ये पीस की तरफ माहौल बढ़ेगा। एग्रेशन एक होती है माहौल के अंदर, उसके रीज़न पीछे पॉलिटिक्स भी होती है, उसके पीछे रीज़न प्रेशर भी होता है, मीडिया भी होती है, अवाम भी होता है, अपोजिशन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें एक माहौल में बनती हैं और मगर एक दूसरे के रिएक्शन के बाद और स्पेशली ये जो दो जहाज गिरने के एडवेंचर के बाद, गॉट योर पॉइंट अनफॉर्चुनेटली मुझे शार्प क्लोजिंग के लिए कह दिया गया। रमेश कुमार साहब, बहरमन तंगी साहब, निहाल हाशमी साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों की आमद का इंतहाई मशकूर हूं। नाजरीन, इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।